नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप चाहे यूपीएससी की बात करें या पीसीएस की बात करें, लोअर पीसीएस की बात करें या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की जो श्रृंखला है वो केंद्रीय बजट पर आधारित रहने वाली है, जिसे हम केंद्रीय बजट को हम कहते हैं कि आम बजट भी कहते हैं। और ये जो बजट होता है किसी देश की नींव को उजागर करने का कार्य करती है। वहाँ की समृद्धि और सुख खुशहाली का प्रतीक उसका केंद्रीय बजट होता है, जिसे हम भारत में आम बजट के तौर पर भी हम इसे जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ये इस बजट की क्या खासियत थी और इस बजट से किन किन लोगों को फ़ायदा होगा। समाज की जब कोई बजट बनता है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मद्देनज़र रखते हुए उस बजट का निर्माण किया जाता है, जिससे कि सभी व्यक्ति विशेष इस बजट से संतुष्ट रहें। ठीक है, इस बार का जो बजट रहा था वो प्रथम बार डिजिटल तौर पर इसे पेश किया गया था। लोकसभा के अंतर्गत जो बजट पेश किया गया था 1 फरवरी 2021 को इस बजट को लोकसभा के अंतर्गत पारित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत सुंदर पंक्ति के साथ मैं इस श्रृंखला की शुरुआत करने जाऊंगा। रविंद्रनाथ ठाकुर की एक छोटी सी पंक्ति है जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। वो कहते हैं, विश्वास वह चिड़िया है, फिर से दोहरा रहा हूँ, विश्वास वह चिड़िया है जो प्रकाश की अनुभूति कराती है और तब गाती है जब भोर में अंधेरा बना ही रहता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मेहनत को उस चिड़िया की भांति जो प्रकाश की अनुभूति कराती है, ये हमारे लक्ष्य को पाने का एक बहुत बेहतरीन मोटिवेटेड ये पंक्तियाँ हैं, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को किस प्रकार से इस चिड़िया की जो विश्वास की जो शक्ति है, जो अनुभूति कराती है कि भैया वो इस प्रकार से गाती है, वो सोचती कि भोर होने वाला है और अंधेरा छटने वाला है। ये ठीक है, ये जो पंक्ति लिखी गई थी वो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा ये खूबसूरत पंक्तियों का वर्णन किया गया था। आइए शुरुआत करते हैं। इस वर्ष का जो बजट है, इस वर्ष का जो केंद्रीय जो बजट है, जिसे हम आम बजट भी कहते हैं, इसके सार के बारे में हम जानते हैं। प्रथम बार डिजिटल तौर पे इसे पेश किया गया था 1 फरवरी 2021 को, और इस बजट का जो अनुमान था जो 21 और 22 के मध्य जो वित्तीय वर्ष होता है उसके मध्य को ये बजट को तैयार किया गया था। और जो इसको 2 भागों में इस बजट को डिवाइडेड किया जाता है। जो राजस्व प्राप्ति की यदि बात करें और पूंजी प्राप्तियों के बारे में बात करें, जो टोटल बजट बनता है इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए उस पर हम चर्चा करेंगे। जो राजस्व प्राप्ति की यदि हम बात करें उसमें 17,89,424 करोड़ का ये बजट पेश किया गया था राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत। और पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत यदि हम बात करें 16,94,812 रुपये का ये बजट पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत सरकार ने रखा गया था। इन 2 मदों के अंतर्गत इस बजट को विभाजित किया गया था। अब हम बात करते हैं राजस्व प्राप्ति की। यदि हम बात करें तो राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत जो टोटल बजट आम बजट जो पेश किया गया था, प्रथम बार जो डिटेल तौर पर जो पेश किया गया था सदन में, तो उस बजट का हम बात करते हैं। ये जो टोटल बजट था वो 34,83,236 रुपये करोड़ का ये बजट सरकार द्वारा पेश किया गया था। यदि हम बात करें इसके अंतर्गत जो राजस्व घाटे की यदि हम बात करें, जिसे आरडी के तौर पर हम जानते हैं, इसके अंतर्गत 11,40,576 करोड़ रुपए का ये बजट था, जिसे हम 5.16% पे से हमने निकाला है। और यदि हम प्रवाही राजस्व घाटे की यदि हम बात करें उसके अंतर्गत 92,14,604 रुपये का यह करोड़ रुपए का ये बजट था। और जिसमें राजकोषीय की यदि हम बात करें इसमें 15,59,012 रुपये का ये बजट था, ये 15 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये बजट को इस प्रकार से विभाजित किया गया था। अभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में कुल कितना बजट सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। वो 34 लाख करोड़ और 83,236 रुपये का ये बजट प्रस्ताव में रखा गया था। इस बजट से पूर्व हम बात करेंगे
2021 की जो भारतीय इतिहास में कुछ उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसे जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसी वर्ष 2021 में भारत की आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ हमने स्वतंत्रता दिवस के तौर पे बनाई थी, और यदि हम बात करें ये आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ हमने इस वर्ष बनाई थी 2021 के अंतर्गत, और इसी समय भारत में जो गोवा को सम्मिलित किए हुए 60 साल पूरे हो चुके थे। जब ब्रिटिश हुकूमत से जब ये ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, तो भारत जब आज़ाद हुए तो उसकी लड़ाई के अंतर्गत हमने गोवा को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर, यदि हम कहें एक राज्य के रूप में, हमने इसे अपने देश के भारत के अंतर्गत जब सम्मिलित किया गया था, तो उस दिन से आज के दिन के जो बीच का जो दरमियान जो समय रहा, आज इसे 2021 में 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि गोवा जैसे खूबसूरत जो राज्य है, वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश, वो हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, जो पर्यटन के क्षेत्र में विदेश में ही नहीं, अभी तो संपूर्ण संसार में ये अपनी छटा को बिखेरे हुए हैं। अब बात करते हैं 1871 में हुए जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के आज 1971 का जो युद्ध हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के युद्ध के मध्य का आज जो वर्षगांठ बनाई गई थी, वो 50 साल आज इस युद्ध को हो चुके हैं। ठीक है, भारत और पाक के जो बीच युद्ध हुआ था 1971 में ये लड़ाई हुई थी। और हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज़ादी, भारत की आज़ादी की जो 18वीं जनगणना का वर्ष भी ये हम इसको मना रहे हैं। जब भारत आज़ाद हो गया, तो भारत आज़ाद होने के पश्चात ये 8वीं जनगणना का वर्ष निर्धारित किया गया है सरकार द्वारा। ठीक है, और ब्रिक्स की अध्यक्षता में अब भारत की भी क्या है दबदबा, भारत का भी ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर भारत का भी नाम रखा गया है, नॉमिनेट किया गया है। और इसी वर्ष चंद्रयान का भी वर्ष पूर्ण हो चुका है। आज हमारे जो चंद्रयान 3 का मिशन का ये वर्षगांठ इस वर्ष मनाई गई है 2021 के अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात करें, इस कोरोना काल में भी जब पूर्ण संसार इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तो हमारे भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया गया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है इस कोरोना काल में कि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। जो कुंभ जो पीरियड रहता है, वो 12 वर्ष में एक बार ये कुंभ आता है। अब बात करते हैं, फोकस रखते हैं 2020-21 के और 21 और 22 के बीच का जो मध्य जो बजट का जो फोकस है, जो वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का जो बजट का जो फोकस रखा गया था, उन किन चीज़ों में उसको फोकस रखा गया था, हम बात करते हैं। इस 7 बिंदुओं पर ये फोकस रखा गया था। पहला जो बिंदु है, स्वास्थ्य और कल्याण के अंतर्गत ये रखा गया था। जैसे आप लोगों को पता है कि भारत में जिस प्रकार से कोरोना ने अपनी तीव्रता से जो फैला, अपनी जड़ें जो विकसित की थी, कोरोना वायरस जिस प्रकार से भारत में फैला और जिस प्रकार से भारत में लाखों लोगों की मृत्यु आए दिन हो रही थी, तो इस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से और अच्छी दुरुस्त करने के लिए सरकार ने बजट के अंतर्गत स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। वो पहली श्रेणी में इसको रखा गया, स्वास्थ्य और कल्याण में। और वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचों पर सेकंड नंबर पे इसको फोकस रखा गया है कि किस प्रकार से हम अपनी वास्तविक और वित्तीय पूंजी को गेन कर सकते हैं और उस बुनियादी ढांचे को और मजबूत बना सकते हैं, जो कि हम अपनी देश की जो जीडीपी है उसको कहीं ना कहीं और माइनस से प्लस की ओर ले जाएं। और ये मूलभूत आवश्यकता हो जाती है किसी देश की बजट के लिए कि इन चीज़ों पर फोकस रखना। और तीसरा जो बिंदु है वह आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास की। अब संपूर्ण भारत की बात करें, आकांक्षी रूप में भारत के विकास के समावेशी रूपों को तलाश करने का कि देख हम अपने देश को किस प्रकार से जो विकासशील देशों की श्रेणी से निकाल के विकसित देशों की श्रेणी की ओर इसको विकसित कर सकें। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेशी विकास होना बहुत ज़रूरी है। जब हम ग्राम स्तर से जब हमारा विकास प्रारंभ होगा, तब जाके हम उस लेवल को हासिल कर पाएंगे जो भारत का हम जो संपूर्ण या कहें
समुच्च भारत का जो एक मॉडल है जो हम लेके चल रहे हैं, उस समावेशित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकांक्षी भारत का बजट ये पेश किया गया था। और यदि हम बात करें चौथे बिंदु पर, ये मानव पूंजी और नवजीवन का संचार। देखिए, मानव की आवश्यकताओं के लिए पूंजी की क्या वैल्यू है, जैसे कि आप लोगों को पता है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अलग अलग विद्वानों ने अपने इकोनॉमी को परिभाषित करने के लिए अलग अलग परिभाषाओं को गढ़ा है। जैसे ये कहा गया है, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भी ये कहा गया है, जैसे मानव की आवश्यकताओं की मूलभूत जननी जो होती है वो धन होता है। और मार्शल द्वारा जो कहा गया है समावेशित रूप में जो इकोनॉमी को हम कहें, ये बजट को देखते हुए मानव की आवश्यकता उसका धन के अंतर्गत होता है, या कहें जो अर्थशास्त्र का जो मुख्य फोकस रहता है वो धन के इर्द गिर्द उसको रखा गया है। इसलिए मानव की जो आवश्यकताओं की जो जननी होती है वो पूंजी या कहें धन होता है। और नवजीवन का संसार, जो नया जीवन के संसार के बारे में बात करें हम, जो नव राष्ट्र के निर्माण की यदि हम बात करें, वो इसी के समावेशित रूप को विकसित करने के लिए इसमें मानव पूंजी प्लस नवजीवन का संचार को भी मद्देनजर रखा गया है। अब नवोन्वेषण और अनुसंधान और विकास की बात, जो हम नई इनोवेटिव चीज़ों की बात करें, जब हम स्पेस की बात करें, या हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बात करें, या हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें, या हम मेडिकल के क्षेत्र में बात करें, हम या एजुकेशन के रूप में बात करें, या हम अन्य एजुकेशन की बात करें, तो उसके अंतर्गत इन अनुसंसाधनों को विकसित करना बहुत आवश्यकता हो जाता है। तो इसलिए इसको भी प्रमुख रूप से फोकस रखा गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। देखिए, सरकार न्यूनतम और अधिकतम शासन की बात करें, सरकार का इसमें कितना हस्तक्षेप होना चाहिए शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत, इस बारे में ये चर्चाएं होंगी। इसमें कितना बजट का प्रावधान रखा गया, किस प्रकार से हम अपनी पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चला सकते हैं, और क्या हम भ्रष्टाचार को कम करें, या ये सारे मुद्दे इसके अंतर्गत रखे गए हैं। अब बात करते हैं जो भारत का जो प्रथम बार जो डिजिटल जनगणना इस वर्ष होनी है, जिसके लिए सरकार ने 37,678 करोड़ रुपए का ये बजट रखा गया है। इस बार प्रथम बार डिजिटल तौर पर ये जनगणना की जाएगी, या कहें या ऑनलाइन मोड पर ये जनगणना की जाएगी। यो जिस प्रकार से पहले बहुत क्या बोलते थे, पेपरों का एक ताना बाना होता था, बहुत उसमें स्टेशनरी का यूज होता था, या कहें उसमें बहुत ज़्यादा धन का व्यय होता था। तो सरकार ने प्रथम बार इसको डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया गया है, जो जिसके अंतर्गत सरकार ने इस मद के लिए 3,768 करोड़ रुपए का इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं पहली, जो हमने कहा था कि स्वास्थ्य और खुशहाली के रूप में जो बजट को रखा गया है, उसके अंतर्गत हम बात करते हैं 2021 और 22 में जो व्यय रखा गया है स्वास्थ्य के लिए मेडिकल के क्षेत्र में, वो रखा गया है आपका 22,03,846 करोड़ रुपए का ये बजट रखा गया है सरकार द्वारा। जो मेडिकल के क्षेत्र में जो 2021 में जो था उससे थोड़ा सा बढ़ोतरी करके, जिसमें 94,452 करोड़ रुपए का ये बजट इसमें वृद्धि की गई है। इसमें जो वृद्धि की गई थी वो जो इसका हम यदि प्रतिशत की यदि बात करें तो वो 137% का ये बजट हमने प्रस्तावित किया गया था। 2020 और 21 को मद्देनजर रखते हुए जो बजट को आंकलन किया गया था मेडिकल के क्षेत्र में, इसमें जो बढ़ोतरी की गई थी वो 1.7% की इसमें बढ़ोतरी की गई थी। अब बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण हेतु 3 क्षेत्रों में इसको मजबूत बनाने को लक्ष्य पर बल दिया गया है। पहले निवारण और उपचार और सुधारात्मक। देखिए, जब जिस प्रकार से कोविड धीरे धीरे भारत में फैल रहा था, इससे हमारी मेडिकल व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, या कहें ध्वस्त हो गई थी पूर्ण रूप से, चाहे हम ऑक्सीजन के क्षेत्र में कहें, या वेंटिलेटर के क्षेत्र में कहें, या मेडिसिन के क्षेत्र में कहें, या हमारे जो
हॉस्पिटल हैं वहाँ पर डॉक्टरों की जो कमी के चलते हुए हम अच्छी तरीके से वो इलाज प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इस कंडीशन को अच्छी तरह से समाप्त करने के लिए निवारण मतलब डॉक्टरों को नियुक्त करना और उपचार की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करना और उसका जो परिणाम होगा वो सुचारू रूप से उसको संचालित करना, और साथ ही जो हमारी मशीनरी है उसको सुचारू रूप से किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है कोविड-19 के टीके के लिए, जो सरकार ने कोविड के जो टीके चल रहे हैं, चाहे हम कोविशील्ड की बात करें, कोविवैक्स की बात करें, जो अन्य जो 3 जो कोविड टीके जो भारत में लगाए जा रहे हैं, जो निःशुल्क रूप से संपूर्ण भारत की जनसंख्या को 125 करोड़ की जनसंख्या को लगाने का जो सरकार द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है कोविड-19 के टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपये का धनराशि का आवंटन सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं मेक इन इंडिया न्यूलो वैक्सीन की बात करते हैं। न्यूमो वैक्सीन एक नई वैक्सीन को सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। मेक इन इंडिया ये इंडिया में ही निर्मित ये वैक्सीन है, इसमें किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं है। तो अभी ये 5 राज्यों के पास संपूर्ण रूप से भारत में आयोजित की जाने वाली जो ये वैक्सीन है इसको लागू किया गया है, जिसमें प्रति वर्ष 50,000 बच्चों को या कहें 5 लाख बच्चों को इसमें इस से मौत हो जाती थी। इसकी रोक इस 50,000 बच्चों की जब मौत हो जाती थी तो इसको रोकने के लिए मेक इन इंडिया न्यूमोलॉजी वैक्सीन को इजाद किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत अब बात करते हैं बहुत बड़ा जो फैक्ट है वो है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म को तैयार करना। जो विश्व संगठन WHO के जो माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म को तैयार किया जा रहा है भारत के द्वारा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जो इस वित्तीय वर्ष के लिए जो इस बजट के अंतर्गत जो रखा गया था वो मिशन पोषण के अंतर्गत 2.0 का शुभारंभ किया गया था। इसमें क्या है 112 आकांक्षित मतलब कहने का मतलब है 112 जिलों को ये पोषणगत जो पोषक तत्व जो मिलते हैं, जो पोषकगत रूप से उसमें सुधार करने के लिए 112 जिलों को चिन्हित किया गया है सरकार द्वारा। भारत के 112 जिलों को इसमें चिन्हित किया गया है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य प्रणालियों की। यदि हम बात करें इसके अंतर्गत क्या है देखते हैं। PM आत्मनिर्भर जो फंड जो सरकार द्वारा जो तैयार किया गया है, यदि हम कहें जिसमें आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की बात करें, जिसमें PM प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की हम बात करें, इसके अंतर्गत क्या है नई केंद्र प्रायोजित योजनाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो व्यय रखा गया है, इसमें जो धनराशि आवंटित की गई है वो 64,180 करोड़ रुपये का इसमें बजट सरकार द्वारा 2021 और 22 के अंतर्गत इसमें आवंटित किया गया है। इस जो ये परियोजना है इसका जो समय जो रखा गया है वो 6 साल इस परियोजना को सुचारू रूप से तैयार की जाएगी, इसको रन में लाया जाएगा। अब बात करते हैं जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो स्वास्थ्य कल्याण के अंतर्गत जो बजट का आवंटन किया गया है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें इसके अंतर्गत 17,788 करोड़ रुपए का बजट ये ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत इसमें रखा गया है। और यदि हम शहरी क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत 11,024 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के अंतर्गत इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 वायरोलॉजी के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संसाधनों का या संस्थानों का 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों का इसमें प्रावधान रखा गया है। और 15 स्वास्थ्य ऑपरेशन केंद्र, जिसमें 2 मोबाइल अस्पतालों का भी क्या किया गया जिक्र किया गया है। ये चलता फिरता मोबाइल अस्पताल रहेगा जहां पर आपको संपूर्ण रूप से यहाँ पर आधुनिक तकनीक
से ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जिसमें आधुनिक मशीनों को क्रय किया जाएगा विदेशों से, या कहीं इसमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सही रूप से लागू किया जाएगा। और सभी जिलों में देखिए, भारत के जो सभी जिले हैं उनको एकीकृत करके सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला वहाँ पर स्थापित की जाएगी, जिसमें 11 राज्यों में जो 3,382 ब्लॉक इसमें सार्वजनिक रूप से इस स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत इकाइयों को इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा, जो बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत। और 602 जिलों में 12 संस्थानों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पतालों की स्थापना इसके अंतर्गत किए जाएंगे, 602 ब्लॉक जिलों के अंतर्गत। ठीक है, देश के जो राज्य हैं उन राज्यों में से 602 जिलों को चिन्हित किया जाएगा और 12 संस्थानों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पतालों का स्थापना इसके अंतर्गत करने की योजना इस वित्तीय वर्ष में रखा गया है। इस बजट के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया और 33 मौजूदा जो स्वास्थ्य इकाइयों में से और जो 17 जो सार्वजनिक नई इकाइयों का जो गठन किया गया है सरकार द्वारा, इनको चालू अवस्था में और जो पूर्व में जो धीमी हो चुकी थी, जिनकी मौजूदा स्थिति खराब हो चुकी है, उनको दुरुस्त करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। और न बायोसेल्फिट लेवल के 3 प्रयोगशालाओं का इसमें प्रावधान रखा गया है। ये 3 बायोसेल्फिट लेवल के 3 क्या है प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा, जो बहुत हाईटेक रहेंगे। जिस प्रकार से विदेशों में रहते हैं उसी प्रकार से भारत में भी इसको लागू करने का फैसला किया गया है इस बजट के अंतर्गत। अब बात करते हैं जल आपूर्ति और सर्वव्यापी फोकस पर, इसमें हम बात करते हैं। इस बार जो सरकार द्वारा जलापूर्ति की यदि हम बात करें, जल संस्थान या जल निगम के अंतर्गत जो जल ही जीवन मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के लिए 5 वर्षों के लिए इस योजना को सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको जो बजट का जो प्रावधान रखा गया है वो 2,87,000 करोड़ का इसमें बजट व्यय किया जाएगा जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं इस मिशन की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर। यह हम बात करते हैं तो इसमें 2.86 करोड़ परिवारों को इसके अंतर्गत नलों से इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा, जिसमें ये आपने देखा होगा प्रधानमंत्री द्वारा जो एक योजना को लागू किया गया था, जल घर हर घर जल हर घर नल वाली जो परियोजना लगाई गई थी, उसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 2.6 करोड़ परिवारों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। इसमें नलों का कनेक्शन इसे दिया जाएगा। और यदि हम बात करें और इसी के मद्देनजर रखते हुए और 4,378 शहरी निकायों को सर्वसुलभ जल परियोजना की आपूर्ति इसमें कराई जाएगी। जो ये सुलभ निकाय हैं इनके अंतर्गत स्वच्छ जल देने का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है। और 500 अमृत शहरों में तरल कचरा प्रबंधन को भी इसमें गठित किया गया है। 500 शहरों को नॉमिनेट किया गया है जो अमृत शहरों में जो तरल कचरा होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है। इसका जो उद्देश्य है, इस प्रकार से इसको उद्देश्य को लागू करने का भारत सरकार द्वारा ये बजट में ये प्रावधान रखा गया है। अब बात करते हैं स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के बारे में बात कर रहे हैं। साफ भारत और स्वच्छ भारत की हम बात कर रहे हैं और स्वस्थ भारत की हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंतर्गत जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2.0 के लिए इस इतना जो आबादी को जो कवर करने के लिए 5 वर्षों के लिए इसके अंतर्गत जो सरकार द्वारा जो बजट का जो प्रावधान किया गया है वो बजट आपके सम्मुख से इस प्रकार से 1,41,678 करोड़ रुपए का आवंटन इसके अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए ये धनराशि सरकार द्वारा जारी की गई है। और इस मिशन का क्या उद्देश्य है, हम उद्देश्यों पर यदि हम चर्चा करें तो पूर्ण मल मूत्र प्रबंधन अविष्ट जल शोधन को इसमें लागू किया जाएगा। जो मल मूत्र जो विसर्जन होता है उसको प्रबंधन बनाया जाएगा, उसको
किस प्रकार से यूज किया जा सकता है, या बिजली के रूप में, या फिर उसको जल संवर्धन के रूप में इसको फिल्टराइजेशन करके किस प्रकार से इसे डिमोटराइज करके उसको स्वच्छ रूप में फिर दोबारा इसको रिसाइकिल करके किस प्रकार से यूज किया जाता है, उस पर ये परियोजना है। और बात करते हैं कचरे के स्रोतों पर प्राधिकरण की बात करें, जो कचरे का जो स्रोत है उस पर प्रतिबंध लगाने का इसमें एक वर्ड रखा गया, जिस प्रकार से पॉल्यूशन और पर्यावरण में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए एक प्रकार से ये प्रयास किया जा रहा है। और इस मिशन का जो दूसरा उद्देश्य है एकल उपयोगी प्लास्टिक में कमी लाना। ठीक है, देखिए एकल जो प्लास्टिक होता है उसको इस वित्तीय वर्ष के अंदर ऐसा फोकस रखा गया है कि प्लास्टिक का यूज़ कम हो और उसमें कमी लाने का एक लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा। अब निर्माण व ध्वस्त क्रियाओं द्वारा कचरे प्रबंधन कर वायु प्रदूषण में कमी लाना। देखिए जो निर्माण या विध्वंस क्रियाओं के द्वारा इस कचरे को किस प्रकार से रिसाइकिल किया जा सकता है और जिससे कि पर्यावरण में जो वायु प्रदूषण होता है उसमें बहुत हद तक कमी लाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। और पुराने जो डंप साइट हैं जहां पर बायो उपचार पर ध्यान रखा जाना है उस पर केंद्रित है, फोकस कर रही है सरकार। कहने का मतलब यह है जिस प्रकार से कूड़े का या कचरे का बहुत बड़ा डंप कहीं एक पर्टिकुलर स्थान पर लगाया जाता है जिससे कि दुर्गंध आती है और वो जो दुर्गंध हवा में फैल कर जो व्यक्ति विशेष तक जो पहुंचता है उससे कई प्रकार की बीमारियां और कई प्रकार के क्या है वायरसों का जन्म होता है। इस जो डंप जहाँ पर लगाया जाता है उस पर बायो उपचारों पर ध्यान देना, इसको किस प्रकार से इसकी दुर्गंध को कम किया जा सकता है, इससे जो बीमारियों का खतरा कम हो, इस पर सरकार का फोकस रखा गया है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण को भी मद्देनजर रखा गया है। इस वित्तीय वर्ष में जो वित्तीय वर्ष का जो बजट रखा गया है उसमें वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों को के लिए क्या किया गया, जो 42 शहर को केंद्रित किया गया है और इनको जो चिन्हित किया गया है इसके लिए जो धनराशि आवंटित की गई है सरकार द्वारा, इसमें 2,270 करोड़ रुपए का इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। और वायु में जो प्रदूषण है जिसमें 10 लाख से जो जनसंख्या वाले जो शहर हैं तो उसमें इसको निपटने के लिए 2,270 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। स्पैकिंग नीति ये क्या है, इसमें पुराने अनुप्रयुक्त वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्पैकिंग नीति को लागू किया गया है। जितने भी जो वाहन है जो पुराने हो चुके हैं, जो प्रदूषण में अपनी भूमिका सर्वाधिक रूप में ऊपर रहते हैं, जिनसे धुआं कार्बोरेटर से जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो फैलता है, ऐसे वाहनों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा ऐसे वाहनों को हटाया जाए और निजी वाहनों को अधिकतम जो 20 वर्ष के बाद उनको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा, उनको परमिशन नहीं दी जाएगी उनको चलने के लिए। उनका जो निजी वाहन है, किसी व्यक्ति विशेष का जो यदि निजी वाहन हो जाते हैं उसे 20 वर्ष हो जाते हैं तो उसके बाद वो स्वैच्छिक रूप में उसको क्या किया जाएगा, डंप कर दिया जाएगा। और वाणिज्य वाहनों का 15 वर्ष का इसका रखा गया। जो वाणिज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट की यदि हम बात करें, ये वाले जो वाहन होते हैं उनको 15 साल का उनको परमिट दिया गया है। और स्पैकिंग नीति इसके अंतर्गत लाई गया है, स्वैच्छिक वाहन स्पैकिंग नीति के अंतर्गत इसको लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं वास्तविक और वित्तीय पूंजी और संसार की यदि हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत इसको जोड़ा जाता है, जिसे हम PLI के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, 13 क्षेत्रों में PLI योजना के लिए सरकार द्वारा इस बार जो धनराशि आवंटित की गई है 1.97 लाख करोड़ की इसके अंतर्गत धनराशि आवंटित की गई है। 1,97,000 करोड़ रुपए का ये धनराशि इसके अंतर्गत रखी गई है सरकार द्वारा PLI के अंतर्गत। और आत्मनिर्भर भारत के तहत विनिर्माण और वैश्विक चैंपियन बनाना इसको लक्ष्य रखा गया है। भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो जाए और वो किसी पर डिपेंड नहीं हो, किसी प्रकार के इस प्रकार के ये विनिर्माण
कि वैश्विक तौर पर भारत एक यदि हम कहें विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अपने आप को रखने के लिए वो विश्व चैंपियन बनने की दौड़ में ये आत्मनिर्भरता का एक लक्ष्य रखा गया है, जिसे उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना, जिसे हम PLI के अंतर्गत इसमें आत्मनिर्भरता की बात कर रही है सरकार द्वारा, तो इसको जोड़ा गया है। अब बात करते हैं विनिर्माण कंपनियों के लिए जो आपूर्ति श्रृंखलाएँ होते हैं, उनमें जो क्षमताएँ होती हैं वो उसमें अत्यधिक आधुनिक जो तकनीकी प्रौद्योगिकी के साथ व्यापकता और युवाओं को नौकरी के अवसर इसके अंतर्गत जो प्रदान करना है। देखिए जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या 125 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है, जिस प्रकार से आज जो प्रमुख देश की सम्मुख जो बहुत बड़ी जो समस्या उत्पन्न हो चुकी है वो स्वरोजगार की उत्पन्न समस्या हो चुकी है, जिसमें रोजगार को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा जो कंपनियां हैं उनमें आधुनिक रूप से क्या है जो मशीनरी हैं उनका निर्माण करना और उसकी क्षमताओं को बढ़ाना और आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत जो व्यापकता के साथ नौकरियों का निर्माण करना, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष को इस नौकरी दी जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक नई मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क की योजना के बारे में सरकार का लक्ष्य रखा गया है। एक बहुत बड़ा मेगा निवेश करने जा रही है सरकार, जिसमें टेक्सटाइल पार्क का बनाने की योजना है। ये 3 वर्ष के अंतर्गत इसमें 7 नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कपड़े उद्योग की बात करें या फिर अलग अलग जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो नई क्रांति लाने की इसके अंतर्गत योजना है सरकार की। अब बात करते हैं कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा रूप में बनाने में बड़े निवेश और जो रोजगार के सृजन लाने के लिए इसके अंतर्गत तेजी लाई जा रही जो PLI योजना है। देखिए एक प्रकार से जो हमारा कपड़ा उद्योग जो वस्त्र उद्योग की यदि हम बात करें उसे वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है और उसकी जो प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा इसमें निवेश किए जा रहे हैं। और जो समाज का जो बहुत बड़ा जो बेरोजगार जो तबका है, जो पढ़ा लिखा जो समाज का जो बड़ा तबका है जो अभी बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, उसको उस दंश से आज़ादी दिलाने के लिए PLI योजना के अंतर्गत रोजगार का सृजन, रोजगार के निर्माण के अवसरों को पैदा करने जा रही है सरकार। इस योजना के तहत जो 2021-22 का जो बजट रखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है रोजगार के क्षेत्र के अंतर्गत भी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अवसंचार पाइपलाइन NIP का विस्तार के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय अवसंचार पाइपलाइन NIP की बारे में बात करेंगे। सरकार ने इसमें 64,000 परियोजनाओं को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है, जिसमें 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट इसके अंतर्गत आवंटित किया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। और जो इसमें जो योजनाओं को जो पूर्ण किया गया है, जो परियोजनाएं इसके अंतर्गत जो पूर्ण हो चुकी हैं वर्तमान समय तक 270 योजनाएं अभी वर्तमान समय में पूर्ण हो चुकी हैं। और जो योजनाएं हैं वर्तमान समय में वो सुचारू रूप से संचालित हैं। और संस्थागत बुनियादी ढांचे की यदि हम बात करें उनका गठन के बारे में, तो विकास वित्तीय संरचना जो संस्थान हैं उसमें PLI की भूमिका क्या रहेगी, उसमें 2 लाख करोड़ की इसमें निवेश सरकार की करेगी और 3 वर्षों के लिए ये जो प्रस्ताव है उसको DFLI के अंतर्गत इसे 5 लाख करोड़ की जो उधारी जो पोर्टफोलियो है उसमें इसके अंतर्गत इसको जोड़ने की जो नीति सरकार ला रही है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है दोस्तों, ये है विकास वित्तीय संस्थान की। हमने आपसे बात की थी अभी, ये सरकार इसको किस प्रकार से बुनियादी रूप में इसे लाएगी, इस पर देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की, तो परिसंपत्तियों पर जोर देने की यदि हम बात करते हैं तो पूंजी बजट में जो तीव्रता की जो वृद्धि हो रही है इसमें क्या 2021 और 22 में जो पूंजीगत व्यय था वो आपका 5.54 लाख करोड़ का ये बजट रखा गया था। और 2020 और 21 में जो ये था वो 4.12 लाख करोड़ रुपए का ये बजट था। जो 21 और 22 के लिए जो पूंजीगत जो व्यय सरकार कर रही है वो है आपके 5.54 लाख करोड़ रुपए का ये प्रावधान आवंटित इसके अंतर्गत बजट का किया गया था। और जो 20 और 21 को जो मध्य नज़र रखते हुए जो आवंटन किया गया था
वो किया गया था आपका 4.12 करोड़ लाख करोड़ रुपए का ये बजट का आवंटन किया था। जो इसकी जो वृद्धि प्रतिशत जो हमें प्राप्त हुई थी वो 34.5% की इसमें वृद्धि हमें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं इस परियोजना की लक्ष्य की बात करते हैं। परियोजना क्रियान्वयन और विभागों को दी जाने वाली जो धनराशि को आर्थिक कार्य विभाग के बजट के अंतर्गत जो जोड़ा गया था वो 44,000 करोड़ रुपए का जो बजट इसके अंतर्गत रखा गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इससे सेकंड वीडियो में केंद्रीय बजट पर लेके आऊँगा, इससे आगे कवर करने की हम कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सड़क राजमार्ग की बात करेंगे और जो अन्य मुद्दे हैं इस बजट से रिलेटेड, जैसे भारत की परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी भारत की परियोजना है, रेल की अवसंरचना के बारे में बात करें, इन सभी हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें और जिससे कि वो लाभान्वित हो सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।